हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, इसकी बात करेंगे। तो ये है आपका लेक्चर 7, है ना, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल रहे हो, हम रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे, है ना, रेडिएंट एनर्जी, या बहुत लोग इसको ईएम वेव बोलता है। टॉपिक्स बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं, लेकिन है एक ही चीज, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं आज की मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, रेडिएंट एनर्जी क्या है, या ईएम वेव बोलो क्या है वो, है ना, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडिएंट एनर्जी से, है ना। सबसे पहला टॉपिक जो है मेरा वो है रेडिएंट एनर्जी। ये क्या है, रेडिएंट एनर्जी क्या है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेरा रेडिएंट एनर्जी, है ना, या इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ये क्या है आप उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेडिएंट एनर्जी क्या है, रेडिएशंस क्या है ना। रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशन जो बचपन सुनते हैं, और रेडिएशन रेडिएशन ये क्या है। तो रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसमिट्स from one body to another in the form of wave, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन बोलते हैं, ईएम वेव रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, इसी को बोलते हैं रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी, एक ही चीज है। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वेव के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं हम रेडिएशंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो होता है, ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, c के बराबर होता है। c इज इक्वल टू कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। c आपको पता है ना, c बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, और उसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका स्पीड ऑफ ईएम रेडिएशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इसके बराबर होता है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या बोला था, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला टॉपिक तो आपने रेडिएंट एनर्जी देख लिया भाई, क्या है, वेव के फॉर्म में एक तरफ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा तो आपको सब समझ में आते रहेगा चीजें, है ना। वेव के बारे में आपको समझाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा एक बार में। चलिए नेक्स्ट है मेरा दूसरा, देखें ईएम वेव क्या है ना, ईएम वेव क्या है। तो मैक्सवेल ने बोला, ठीक है, मैक्सवेल ने बोला कि लाइट, क्योंकि हम लोग अभी सब लाइट क्या है आपका, ईएम वेव ही तो है। लाइट बोला कि लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मैं पिक्चर समझाऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B, है ना। ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइट क्या है, कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। कैसे, तो उन्होंने बोला कि अगर एक तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है ना, दूसरी तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो तीसरी तरफ उसके परपेंडिकुलर मतलब ये सब आपस में परपेंडिकुलर है, सबके बीच का एंगल कितना है, π/2 है, ये याद रखिएगा, है ना, π/2 है। तो इधर की तरफ आपका स्पीड ऑफ लाइट जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इधर की तरफ जाएगा, और वो स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ये उन्होंने बोला, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की तरफ
एक्स की तरफ स्पीड ऑफ लाइट और ये जेड एक्स की तरफ, तीनों अगर ये मान लो जैसे मैं समझता हूं इससे, ये है मेरा लाइट, ठीक है ना। तो अगर ऊपर की तरफ गया आपका, देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की तरफ क्या जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट जाएगा। तीनों परपेंडिकुलर है आपस में, देखो ये इससे परपेंडिकुलर है, ये ऊपर वाले से परपेंडिकुलर है, सब आपस में परपेंडिकुलर है। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है लाइट, ठीक है ना। इसलिए उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए बोलते हैं लाइट को क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको आराम से समझते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझते हैं, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको समझते हैं कि कैसे वो प्रोपेगेट करता है, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 ग्राफ बनाते हैं, है ना। चलो मैं एक तरफ बनाता हूं आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ऐसा कुछ बना देता हूं मैं, चलिए। और देखिए इधर की तरफ भाई जा रहा है आपका, ऐसे जा रहा है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना। चलिए मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इधर की तरफ आपका जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। और चलो यही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगा, है ना, और यही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोपेगेट करेगा, है ना। अब देखिए मतलब ये हुआ आपका कि ये जो है आप देख रहे हो, ये नीचे की तरफ है ना, और ये ऊपर की तरफ, फिर ऐसे मैं ग्राफ बना देता हूं एक, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और ये जो ब्लैक वाला तुम देख रहे हो, ये ब्लैक वाला जो तुम लोग देख रहे हो, ये क्या है तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाया, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंबाइन करके बनाया, ये है स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा, ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट जो है कॉम्बिनेशन है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखने ना है कि लाइट जो है वो बनता किससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग C = बोलते हैं E/B, E/B, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका लाइट होता है, ठीक है ना, C। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि C स्पीड ऑफ लाइट आया कहां से, ठीक है ना, C आया कहां से, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि लाइट जो है कॉम्बिनेशन है किसका भाई, तो लाइट एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, उससे बना है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से बना है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए आगे का चीज, देखिए थोड़ा सा, जब स्पीड ऑफ लाइट तुम C निकालोगे वो होता है 1/√μ0 × ε0। ये क्यों आया है, ये आया है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसके कारण से आता है ना। और ये क्यों आया है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण आया है E, है ना, ε0। सब पता है आपको ε0 क्या होता है आपका, तो ε0 बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, ये होता है। और आपका μ0 जो होता है वो होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका जो वैल्यू होता है आपका 4π × 10⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, ये होता है, ठीक है। तो फटाफट इसमें वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कितना वैल्यू मेरा आता है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इसमें वैल्यू। तो जब इसमें C का वैल्यू रखोगे तुम, तो C = क्या हो जाएगा, 1/√μ0 की जगह रख देते हैं 4π × 10⁻7 इंटू ε0 की जगह रख देते हैं 8.85 × 10⁻, कितना, 12, है ना, रख देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, जैसे ही ये वैल्यू निकालोगे तो ये लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे देगा, मीटर पर सेकंड दे देगा। ये लाइट का वैल्यू होता है, यहीं से आता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग हम लोग यूज यही करते हैं C, और जहां C मैंने लिख दिया वहां इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट की मैं बात कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये था उनका
अब इसी से बहुत लोग क्वेश्चंस अलग अलग करते हैं। अब आईआईटी तो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से करती है ना, जेई मेंस और नीट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये आपको रिलेट करती है यूनिट एंड डायमेंशन, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स में, उससे रिलेट करती है, फिजिक्स के चैप्टर से रिलेट करती है। और कैसे रिलेट करती है उसको देखिए ध्यान से। तो फिजिक्स के चैप्टर से रिलेट करती है और कैसे रिलेट करती है उसको हम लोग को देखना है। तो फिजिक्स के चैप्टर से रिलेट कैसे करती है वो देखिए। तो आपने अभी पढ़ा c इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा आपने भाई, मैंने भी आपको पढ़ाया यही, ठीक है। अब ध्यान रखिए, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट जो होगा मीटर पर सेकेंड होगा। इसका डायमेंशन अगर निकालोगे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का मतलब L और सेकेंड नीचे है तो t-1, ऐसे डायमेंशन निकालेंगे। L मतलब लेंथ, मीटर लेंथ है ना, और t मतलब सेकेंड टाइम है तो t-1। इसका भी निकालोगे तो L और t-1, डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, इसको डायमेंशन बोलते हैं। ये आपका यूनिट है, ये यूनिट है ना, और ये जो है आपका ये डायमेंशन, ये डायमेंशन बोलते हैं इसको डायमेंशन बोलते हैं, है ना। यहाँ भी वही चीज है ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि सर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पता होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। चलिए आप निकाल सकते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन आप इससे भी तो निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अगर रूट अंडर में है, ये रूट अंडर में है, तो उसका वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मतलब मीटर पर सेकेंड होता है, ऐसा होता है ना। चलिए अगर ऐसा है तो मैं स्क्वायर दोनों तरफ कर देता हूं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा, जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा ना, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दोगे तो ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इधर रिवर्स किया तो उधर भी रिवर्स होगा, सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। चलो ये यूनिट हो गया तुम्हारा, ये यूनिट हो गया। और जब ये यूनिट हो गया तो टाइम का स्क्वायर और लेंथ, मीटर लेंथ है लेकिन -2 नीचे है ना, तो ये डायमेंशन हो जाएगा। तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है निकालने का, है ना। तो आपको कैसे भी बोल दे निकालने के लिए आप निकाल सकते हो। अब रही बात कि सर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो हाँ निकाल बिल्कुल सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए वो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तरीका आप हमेशा याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है, तो उससे आपको फायदा होगा बहुत सारा, ठीक है। अब जैसे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ऐसे निकालना है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, तो अभी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट तुम लोग देखे थे, यूनिट नहीं, यूनिट याद है तो भी निकल सकता है। यूनिट देखे थे कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये देखे थे, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अब कूलम को कैसे लिख सकते हैं, तो कूलम से याद आया चार्ज, 10th क्लास में पढ़े थे, करेंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम पढ़े थे। तो चार्ज को I इंटू टी लिख सकते हैं, करेंट इंटू टाइम लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, चार्ज को करेंट इंटू टाइम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन। न्यूटन का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और न्यूटन का वैसे भी अगर याद हो तो न्यूटन का देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का L सॉरी मास का M, सॉरी मास का M, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है, क्या होता है भाई, तो LT-2। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, LT-2। कैसे निकाले भाई, तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, 9th क्लास में पढ़े होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो LT-2 ये डायमेंशन हो गया, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखिए मीटर, तो इसका ये हो गया, इसका आपने देख लिया MLT-2 होता है ना। तो IT की जगह क्या लिख सकते हैं, I को A रहने दीजिए, I का मतलब A होता है एम्पियर, है ना, और T और इसका स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर। चलिए निकालिए, तो निकालिएगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाई M, L2 अंदर आ गया तो क्या हो गया L3T-2। चलिए अब यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो ऊपर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा M-1, है ना। L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-3, T-2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T4 और A स्क्वायर।
ये भी एक तरीका है याद रखने का, है ना। तो ये याद रख सकते हो। म्यू नॉट का निकालना है तो म्यू नॉट का भी निकाल सकते हो, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, है ना। म्यू नॉट का निकालना है, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट देखना है, तो क्या है आपका डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट देखना है, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट देखना है, तो भी आप देख सकते हो भाई म्यू नॉट क्या होता है। अभी मैंने बताया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, है ना। तो अभी आप डायमेंशन देखोगे, न्यूटन का अभी देखे mL/t-2 होता है सर, और एम्पियर का एम्पियर स्क्वायर, डायरेक्ट करंट का ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। तो चलिए, क्योंकि आप फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, मैं अभी बता रहा हूं आपको बस। अभी देखिए, क्योंकि एम्पियर जो आपका मास है उसको हम लोग m ले लेते हैं, लेंथ को l ले लेते हैं, टाइम को t ले लेते हैं, करंट अगर करंट आ गया तो उसको बहुत लोग I ले लेते हैं या a ले लेते हैं, ये सब बेसिक क्वांटिटीज है ना। तो करंट का कोई डायमेंशन जो होता है वो a होता है, इसलिए मैंने a स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। अब देखिए ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा mL/t-2 a-2। अब यहां से अगर आप निकालना चाहते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो भी निकाल के देख लीजिए भाई, म्यू नॉट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा mL/t-2 और a-2, है ना। और आप यहाँ पे एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m-1 L-3 T4 और a स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। देखिए तो ये a-2 a स्क्वायर कट गया, m ये कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे देखिए तो बचा क्या आपका L, और L-3 में से गया तो L-2 हो गया, है ना। और T-2 से T4 गया तो कितना हो गया, T2 हो गया। यही तो आया था मेरा, है ना, यही ना आया था। तो बेसिकली है वही चीज, उसमें अंतर नहीं है, आपको निकालना है बस, आप देखना है, आप रिजल्ट अपना बनाइए। तो आप ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डायमेंशन से भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने बताया, फिजिक्स वाले सर फिर बताएंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, तो आपने देख लिया भाई कि स्पीड ऑफ लाइट आपने देख लिया, लाइट कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है वो होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है ना। अब देखिए वेव बहुत तरह का होता है ना, वेव बहुत तरह का होता है। एक बेसिक नॉलेज मैं आपको वेव के बारे में दे दूं, अगर आपने 9th क्लास में साउंड अगर थोड़ा सा पढ़े होगे, टीचर आपने एडवांस पढ़ाया होगा और थोड़ा सा आपको बताया होगा, और नहीं बताया तो यहाँ भी हम लोग देख लेंगे ना। वेव दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका जो है, ठीक है ना, उसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। और जो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब रिक्वायर्स, डू नॉट रिक्वायर एनी material medium for propagation। प्रोपेगेशन कहने का मतलब क्या, कि इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए, ना तो इसको कोई हवा चाहिए ना पानी, ऐसे ही वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है ये, ठीक है ना। लेकिन मैकेनिकल वेव करने का मतलब हुआ रिक्वायर्स एनी मैटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ठीक है ना, प्रोपेगेशन। तो ध्यान रखिए, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, इसको मीडियम की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल में इसका हो गया ट्रांसवर्स वेव, है ना, लाइट, है ना, लाइट एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल में। इसके एग्जाम्पल में हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे आपका साउंड वेव है ना, साउंड जैसे ट्रेवल करता है, तो साउंड किस पे, मैकेनिकल वेव में आता है, उसको मैटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको मैटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं, क्यों जरूरत है ना, किस चीज पे डिपेंड करता है। तो पिक्चर से थोड़ा सा समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगी, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव की, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई
ये दो तरह का वेव कहाँ से आ गया, है ना। तो आप ध्यान देना कभी, जैसे ये धरती है आपका, ठीक है ना, ये आपका अर्थ है ना, ये अर्थ, ये अर्थ। अब इस अर्थ पे बहुत दूर से एक सन है ना, सन है ना। अब कभी सोचे हो कि इस धरती पे एक ओजोन लेयर है ना, ये तो आपको पता ही होगा, ओजोन लेयर O3 है ना। ओजोन लेयर है तो हम लोग के पास एक एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, वो हम लोग को पता है, एक एटमॉस्फेयर है हम लोग के पास यहाँ पे, है ना। और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ठीक है ना, हीलियम है, बहुत सारा गैस भरा हुआ है इसमें, बहुत सारा गैसेस भरा हुआ है, बहुत सारा गैसेस मॉलिक्यूल्स भरा है। मतलब यहाँ पे मटेरियल मीडियम है, मटेरियल मीडियम है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो, ये तो वैक्यूम है ना, यहां से लेके यहां तक ये तो वैक्यूम है। ये क्या है आपका, ये तो वैक्यूम है ना आपका, ये तो वैक्यूम है आपका। यहां से लेके यहां तक अगर देखोगे तो ये क्या है आपका, वैक्यूम है। और वैक्यूम है फिर भी हम लोग देखेंगे कि हमारे यहां लाइट पहुंच जाता है ना, हम लोग का लाइट जो है यहां तक पहुंच जाता है ना, हम लोग का सारे जगह पे लाइट पहुंच जाता है। तो ये कैसा वेव हो गया, तो बोलोगे सर ये जो है ये एक EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है सर, नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है ना, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, ना तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना तो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन वही बात करें अगर हम लोग एक साउंड वेव की, तो मान लीजिए साउंड वेव अगर हम यहाँ से चिल्लाए तो सन पे थोड़ी ना आवाज जाएगा, नहीं, हम लोग के एटमॉस्फेयर में ही वो काम करता है, ठीक है ना। उसका भी रेंज बहुत लिमिटेड होता है, इसका स्पीड देखो, इसका स्पीड बहुत तेज होता है, ये लाइट की स्पीड से चलता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी होते हैं वो लाइट की स्पीड से चलते हैं, ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपका साउंड वेव जो है वो एक साउंड वेव, अगर साउंड वेव की बात करो तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है ना, है ना। और वो डिपेंड करता है, साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। इसको मैटेरियल मीडियम की जरूरत है, ये एटमॉस्फेयर में ही काम करेगा, ये आपके एटमॉस्फेयर में ही काम करेगा सिर्फ, ठीक है ना। ये इसी में जब आप बोलते हो तो वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, रेयर फ्रैक्शंस एंड कंप्रेशंस के थ्रू वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डेंसिटी, है ना, टेम्परेचर, इस सब पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग को इस वेव की बात नहीं करनी है, हम लोग इस पे बात किए थे, हम लोग इस पे बात कर चुके हैं 9th क्लास साउंड, है ना। और आपको फिर 11th क्लास में भी फिजिक्स में भी साउंड टॉपिक पढ़ना होगा, उसमें सर आपको बात करेंगे इसमें, ये साउंड है, हम लोग को साउंड की बात नहीं करनी। साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, साउंड जो है नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एक मैकेनिकल वेव है, उसको मैटेरियल मीडियम की जरूरत है, लेकिन हम लोग को मैटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग को किसी मैटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। आपका जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, उसको किसी मैटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अभी आपने देखा कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन है, रेडिएशन क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम यह है कि हमको वेव समझना पड़ेगा ना, वेव में क्या क्या है, एक वेव क्या होता है, वेव में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसको क्या क्या पैरामीटर्स है जिसको हम लोग पढ़ के वेव को समझ सकते हैं। इसी में आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ना, उसको देखें। तो अगला टॉपिक जो है मेरा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव में सबसे पहले एक EM वेव बना लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, हम आराम से एक EM वेव बना लेते हैं। चलो मान लो एक वेव मैंने बनाया, ऐसा कोई वेव है ना, ऐसा कोई वेव ऐसा जा रहा है, ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, ये एक्स निगेटिव और ये वाई निगेटिव, ठीक है। ये ऑरिजिन है, यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ, वेव ट्रेन कर रहा है, ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है इधर की तरफ। प्रोपेगेशन किधर की तरफ हो रहा है भाई, तो वेव प्रोपेगेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए वेव बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, फिर मुड़ गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, यहाँ पे गया, यहाँ मीन पोजीशन, यहाँ पे आया, फिर स्टॉप हो गया, ऐसे करके देखो नीचे गया, फिर स्टॉप हो गया। तो ये जो बीच वाला जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजीशन, है ना, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके ऊपर वेव जा रही है और इसके नीचे ही वेव जा रही है। देखो इस रीजन में क्या है, ऊपर वेव जा रही है, इस रीजन में क्या हो रहा है, ऊपर वेव जा रही है ना, और इस रीजन में क्या हो रहा है भाई, नीचे वेव जा रही है आपकी, इस रीजन में नीचे वेव जा रही है आपकी। अब ट्रेन कर इधर उधर ऐसे करके, है ना, अप एंड डाउन बहुत सारे हैं। तो जो अप का हाईएस्ट पीक होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ये जो देख रहे हो ऊपर वाला, ये सारा ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, है ना। और जो सबसे नीचे जो गया डाउनवर्ड जो पिक है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ, इसको ट्रफ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट और नीचे ट्रफ, ठीक है। अब देखिए ये जो हाईएस्ट ऊपर से नीचे तक ये डिस्टेंस जो होता है मीन पोजीशन से लेके, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ए, ये ए क्या है आपका, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड, दोनों बराबर ही होता है। मीन पोजीशन से क्रेस्ट का डिस्टेंस ए एम्पलीट्यूड कहलाता है, या मीन पोजीशन से ट्रफ का डिस्टेंस ए, दोनों बराबर होता है, वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए और भी टर्म्स है, ये जो क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर ट्रफ और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ, दोनों वेवलेंथ ही है, ये वेवलेंथ कहलाता है, इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी, कितना वेव एक टाइम पीरियड देखेंगे, है ना, एनर्जी देखेंगे, है ना, मोमेंटम से रिलेट करेंगे उसको, तो हम लोग का बात कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, वो बात करते हैं कि वेवलेंथ क्या है, मेरा वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा इसमें डिस्कस करने वाली बात कौन कौन सी हो गई, तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे भाई एम्पलीट्यूड, ये क्या है मेरा। दूसरा बात करेंगे कि आपका वेवलेंथ कितना होता है ना। तीसरा बात करेंगे कि वेवलेंथ के बाद हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। चौथा बात करेंगे कि वेव नंबर क्या होता है, फिर टाइम पीरियड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा सा देख लेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस देखो मेरे यूज नहीं है लेकिन क्वेश्चंस में यूज है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखेंगे। 7 नंबर देखेंगे भाई एनर्जी क्या होता है ना। 8 नंबर मोमेंटम से उसको रिलेट करेंगे, मोमेंटम कहने का मतलब लीनियर मोमेंटम से रिलेट करेंगे। तो ये सब छोटा सा चीज हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड से। तो पहला टॉपिक डालिए एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। चलिए हम लोग सबसे पहला हेडिंग डालते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, है ना। तो सबसे पहला है मेरा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को ए बोलते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको, जैसे आपने कोई वेव बनाया, जैसे मैं एक वेव, एक प्रोग्रेसिव वेव मैं बना रहा हूँ ऐसे करके भाई, वेव है ना, ऐसे करके कोई वेव बनाया। तो देखो यहाँ मीन पोजीशन इसको बोलते हैं, बीच वाले को क्या बोलते हैं, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन, ठीक है ना। और यहाँ से वो कितना दूर गया ऊपर, या यहाँ से वो कितना नीचे गया, ए, जो हाईएस्ट डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से दूर वाला, क्रस्ट, या बोल सकते हैं ऐसे, द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू द क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या समझे मैंने क्या बोला, ये डिस्टेंस मीन पोजीशन और ये क्रेस्ट, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड। या फिर मीन पोजीशन या ट्रफ, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। दूसरा हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या है ना। तो वेवलेंथ को बोलते हैं हम लोग लैम्डा से, है ना, लैम्डा, लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा, लैम्डा, है ना, वेवलेंथ। चलिए तो मैंने आपको पिक्चर से समझाया था भाई, है ना, कि ये अगर मान लो ऑरिजिन है और ये वेव ऐसे ट्रेन कर रहा है, ठीक है ना। तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा कहलाता है, या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस
बिटवीन टू साइमल्टेनियस मतलब या कॉन्जिकेटिव बोलिए, कॉन्जिकेटिव क्रस्ट, बगल बगल का, ऐसा नहीं कि इससे दूसरे अब यहाँ क्रस्ट से जोड़िएगा, नहीं, ये दोनों एक के बाद एक वाला का डिस्टेंस, बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव क्रस्ट एंड, और ऐसा नहीं कि क्रस्ट से ही, आप ट्रफ से भी नाप सकते हैं, और टू कॉन्जिकेटिव ट्रफ इज टर्म्ड एज वेवलेंथ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ, और इस वेवलेंथ को लेम्डा बोलते हैं, लेम्डा, ठीक है। जो वेवलेंथ, जैसे एम्पलीट्यूड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, एम, है ना, एम। उस तरह से लेम्डा जो होता है उसका भी जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका मीटर ही होता है, ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, मीटर, है ना। लेकिन इसको आप अलग अलग तरह से नाप सकते हो, है ना। बहुत लोग 1 एंगस्ट्रम लिख देंगे तो 10⁻10 मीटर होता है, बहुत लोग 1 पिकोमीटर लिख देंगे तो 10⁻12 मीटर होता है, बहुत लोग 1 नैनोमीटर लिख देंगे 10⁻9 मीटर होता है ना। लोगों का तो बहुत सारा सोच रहता है ना। अब 1 नैनोमीटर हम एक फॉर्मी लिख दिए 10⁻15 मीटर होता है ना। एक एंगस्ट्रम के जगह पे आप 10⁻10 मीटर कसम थोड़ी ना खा के बैठे हुए हैं, सेंटीमीटर में कितना लिखेंगे? 10⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये सब यूनिट है जिसमें वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर लिख देंगे तो माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻6 मीटर होता है ना। 1 मिलीमीटर लिख देंगे तो इसका मतलब 10⁻3 मीटर होता है ना। तो ये सब आपको याद रखना है थोड़ा सा कि उसका रेंज कैसे यूनिट में हम लोग उसको बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो वेवलेंथ था। अगला देखते हैं हम लोग, अगला नेक्स्ट क्या है मेरा? तो नेक्स्ट है टाइम पीरियड। मैं टाइम पीरियड देख लेता हूँ, टाइम पीरियड टी, है ना, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ भाई? टाइम पीरियड। चलिए एक वेव लेते हैं पहले, एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, और ऐसे एक वेव ट्रेन कर रहा है ऐसे, है ना, एक वेव ट्रेन कर रहा है ऐसे। तो आपने देखा ये टाइम पीरियड टी की मैं बात कर रहा हूं और एक वेव ऐसे ट्रेन कर रहा है, ठीक है ना, एक वेव ट्रेन कर रहा है। तो बताइए, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। चलिए, एक वेव यहां से निकला तो आधा डिस्टेंस यहां पूरा किया, ऊपर वाला डिस्टेंस यहां पूरा किया, है ना, और फिर नीचे गया और नीचे वाला डिस्टेंस यहां पूरा किया, नीचे वाला डिस्टेंस यहां पूरा किया, है ना, देख रहे हो। तो यहां से यहां आधा और फिर यहां से आधा पूरा हो गया। देखो ये दोनों एक वेव ऐसा ही हुआ, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों मिलकर क्या हुआ? एक वेव बनाया। तो यहां से यहां के जो टाइम लगा डिस्टेंस कवर करने में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टी टाइम, ठीक है ना। द टाइम टेकन, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज नोन एज टाइम पीरियड, उसको टी बोलते हैं, टाइम पीरियड टी बोलते हैं। आगे देखेंगे टाइम पीरियड को कैसे रिलेट करते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं हम लोग 4th नंबर पे फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो होता है सेकंड। आपका क्या होता है ऐसा यूनिट इसका? सेकंड, ऐसे सेकंड लिख सकते हैं, बहुत बार एस लिख के छोड़ देते हैं लोग, है ना, सेकंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4th नंबर में फ्रीक्वेंसी। 4th नंबर में क्या देखते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो 4th नंबर जो है मेरा वो है फ्रीक्वेंसी। न्यू से पढ़ते हैं इसको, न्यू, है ना, फ्रीक्वेंसी को न्यू से पढ़ते हैं। अगर न्यू नहीं दिया हुआ, एफ दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरली न्यू से पढ़ते हैं, न्यू, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? तो ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और से वेव ट्रेन कर रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल बनता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल या वेव बनता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। मतलब अगर आपको डिफाइन करना हो तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन 1 सेकेंड, यूनिट सेकेंड का मतलब एक सेकेंड में जितना बनता है उसको बोलते हैं। तो देखो, चलो हम लोग बात करते हैं इसमें,
अब थोड़ा सा इसको देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ये तो देख लिए कि भाई उसका डेफिनेशन है कि 1 सेकेंड में कितना वेव बनता है, नंबर ऑफ वेव, वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे 1 सेकेंड में मान ली 12 वेव बना तो फ्रीक्वेंसी क्या है 12, है ना 12। तो अब देखिए आपने बोला कि नंबर ऑफ वेव 1 सेकेंड में, तो अभी आपने देखा कि टाइम पीरियड टी टाइम में एक वेव बनता है, उसी को डिफाइन करते। टाइम पीरियड क्या होता था भाई, एक वेव कितने टाइम में बना उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टी टाइम में एक वेव बना, ये तो पता चल गया हमको पिछले क्वेश्चन से। तो बताइए 1 सेकेंड में कितना वेव बनेगा भाई 1/t, और 1 सेकेंड में जितना वेव बनेगा उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/t, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहां से एक फॉर्मूला निकाल लिए कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड। एक फॉर्मूला बड़ा फेमस है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अब बात आती है कि जो फ्रीक्वेंसी है आपका उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। तो ध्यान रखिएगा इसका एसआई यूनिट जो होता है उसको हर्ज बोलते हैं, हर्ज, ऐसे HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ज, है ना, हर्ज, ये याद रखिएगा। लेकिन यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं, यूनिट बहुत सारे चलते हैं, जैसे बहुत लोग पर सेकंड बोल देंगे, बहुत लोग साइकिल पर सेकंड बोल देंगे, बहुत लोग रेवोल्यूशन पर सेकंड बोल देंगे, है ना। सेकंड का ही कसम खा के थोड़ी ना बैठे हुए हैं, पर मिनट भी बोल सकते हैं भाई, है ना, पर आवर भी बोल सकते हैं, पर मिनट, साइकिल पर मिनट भी बोल सकते हैं। तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो हर्ज होता है ना। और ध्यान रखिएगा कि एक हर्ज जो होता है वो बराबर होता है 1 साइकिल पर सेकंड के, है ना, 1 साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। या एक हर्ज जो होता है वो सेकंड इनवर्स के बराबर होता है, 1 सेकंड इनवर्स के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो आप तीनों देख रहे हो ये सब बराबर है आपस में, लेकिन मिनट वाला नहीं, मिनट वाला नहीं बराबर हो, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपका, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन भी आपने देख लिया, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है वेव नंबर। क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है उसको देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है मेरा वेव नंबर, है ना, वेव नंबर। 5th नंबर में है मेरा वेव नंबर। वेव नंबर न्यू बार ऐसे करके बोलते हैं, न्यू बार, है ना, न्यू बार ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला ही होता है 1/λ, है ना। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ही वेव नंबर कहलाता है ना। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ही क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा भाई, तो इसका ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट मीटर था, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, है ना। जरूरी नहीं है मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स होगा। सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है ना, मिलीमीटर इनवर्स भी हो सकता है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो न्यू बार हो गया 1/λ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को ही वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 6 है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी 6 में बात कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी की। वेलोसिटी V से डिनोट करते हैं वेलोसिटी, है ना। तो आप वेलोसिटी की अगर बात करोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू वेवलेंथ लैम्डा, ये होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिंस जो मेरा v है, जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, c, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग EM वेव की बात करें और EM वेव में जो वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो हम लोग इससे यहाँ पे एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ये भी बना सकते हैं फॉर्मूला। इस पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी दे देगा, स्पीड ऑफ लाइट दे देगा, पूछेगा वेवलेंथ क्या है, तो आप निकाल सकते हो। या फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा को अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो तो c/न्यू लिख सकते हैं, है ना। या फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमको फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना हो तो c/λ भी लिख सकते हैं इसको। ये सब आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आता है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है ना, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, जिसमें c का वैल्यू आपको पता है, c का वैल्यू हमेशा यही रहेगा, वो चेंज नहीं करता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो
ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आसान सा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ a wave having frequency 2 into मान लीजिए ना 20 हर्ट्ज या 18 हर्ट्ज, कुछ भी मान लेते हैं, चलिए 18 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन दे देगा आपको, तो आप क्या कीजिएगा, 18 हर्ट्ज आ रहा है भाई इतना, तो अभी मैंने एक डाटा रखा है, आपको कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो व्हाट इज द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकालना है तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई न्यू, आपको पता है ना यहाँ से सी बाई न्यू, है ना। अब देखिए सी का वैल्यू 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी का 18, ये कट गया इससे, तो ये क्या आ जाएगा 1/6 × 10⁸ मीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए हमेशा कि यहाँ से अगर यहाँ से निकालो तो तुम देखोगे कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए हमेशा कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा तो लेमडा बहुत छोटा आना चाहिए, क्योंकि दोनों में रिलेशन देख लो, दोनों में रिलेशन क्या है यहाँ पे, दोनों का अगर रिलेशन देखोगे, मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, दोनों का अगर रिलेशन देखोगे तो दोनों में इनवर्स रिलेशन है, दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ, क्योंकि अगर सी तो कांस्टेंट है आपका, इनवर्स रिलेशन है ना। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा और फ्रीक्वेंसी अगर घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी जो था वो छोटा आया वैल्यू, तो आपका जो वेवलेंथ का वैल्यू हो गया वो ज्यादा बड़ा हो गया, है ना। चलिए ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे देखोगे, तो भाई इन दोनों में कैसा रिलेशन, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x, तो कैसा रेसिप्रोकल, कैसा है ये देखो क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना, तो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी है आपका और ये वेवलेंथ है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये y और ये x, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसका ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। चलिए ये हम पहले ही बता चुके थे आपको। तो ये तो आपने वेलोसिटी ऑफ वेव देख लिया, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, आगे हम लोग देखते हैं, अगला है हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी। ये कौन सा नंबर होगा भाई, मैं भूल गया अभी तो, चलिए कोई भी नंबर ले लेते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, ओमेगा, है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ही है, बस एंगुलर टर्म एक लग गया है ना, एंगुलर टर्म लग गया है ना, एंगुलर टर्म लग गया है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब 360 डिग्री, जैसे अभी आपने बोला कि भाई एक वेव मतलब कितना, 360 डिग्री, है ना, उसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म, एंगुलर लग गया मतलब फ्रीक्वेंसी जो, अब वेव जो है मेरा कुछ एंगुलर, जैसे आप अगर एक ये ले लोगे, ठीक है ना, तो इसमें जो वेव चल रहा है वो तो थीटा पे चल रहा है ना, देख रहे हो ऐसे एंगल पे चल रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आए। तो देखिए अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग बाद में देखेंगे, उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो देखेंगे कि एक वेव बनाने में कितना एंगल लगता है, 2 पाई, कितना 2 पाई लगता है, एक वेव बनाने में आपका कितना एंगल लगता है, 2 पाई, ठीक है ना। जैसे अगर एक वेव कंप्लीट हुआ, जैसे मान लो कोई वेव कंप्लीट हुआ, जैसे मान लो एक वेव ऐसे चला और एक वेव ऐसे कंप्लीट हुआ, दोनों को देखो तो ये जो आधा है ऊपर रख दे और आधा को नीचे रख दे, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान समझना, आपके लिए बिल्कुल नया है इसलिए दिक्कत हो रहा है मेरे को। चलिए तो अभी देखो यहाँ पे ये कितना वेव बना, 360 डिग्री, 360 डिग्री 2 × 180 डिग्री लिख सकते हैं, और 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं, मतलब 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई, है ना, 2 पाई लिख सकते हैं। चलिए एक सेकंड में जो वेव बनता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक सेकंड में जो वेव बनता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो तो अलग बात थी, वहां फ्रीक्वेंसी की बात थी, लेकिन जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात आएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी में
एक डिग्री, वहां पे तो डिग्री की बात नहीं हो रही थी ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में डिग्री की बात नहीं हो रही थी, यहां पे बात करेंगे कि भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक वेव बनाने में कितना डिग्री लगा, 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई एफ, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ही है 2 पाई न्यू। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है 2 पाई क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आया आपको? 2 पाई इसलिए क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई का। तो फ्रीक्वेंसी में 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये एक फॉर्मूला है यहाँ से। चलिए इसको और थोड़ा सा डिराइव करते हैं। क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ भी डाटा अलग मिले तो आपको जो डाटा चाहिए वो आपको निकालने आना चाहिए, है ना, वो जरूरत है। चलिए मैं बताऊंगा क्वेश्चंस में कैसे कैसे यूज आता है, वो आगे के लेक्चर्स में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा तो बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए ओमेगा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा 2 पाई न्यू, मैंने बोला ठीक है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, चलो हम कसम थोड़ी ना खाए हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, तो मैं 1/t यहाँ पुट कर दूं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई t आ जाएगा। चलिए ये भी एक फॉर्मूला है ना, ये भी एक फॉर्मूला है, तो ये याद रखिएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर दे तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, टाइम पीरियड दे तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड दे तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, कुछ भी से कोई रिजल्ट आप निकाल सकते हो, सबका फॉर्मूला बनाओ। मैं लास्ट में एक रिजल्ट भी बना दूंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो है मेरा टॉपिक वो है, अगला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वो है एनर्जी। अगला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, और ये कोई अलग तरह का एनर्जी है, क्योंकि अभी तक हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते आए थे, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है भाई, ये थोड़ा सा अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इस थ्योरी से पढ़ेंगे हम लोग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या? तो अभी तक हम लोग को लगता था कि जो लाइट आ रहा है वो लाइट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे लाइट आ रहा है हमारे पास सन से, है ना, वो कॉन्टिन्यूअस ऐसे अर्थ पे आ रहा है और ये कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, डायरेक्ट रे वहां से चला तो कहीं लगता है कि बीच बीच में रे नहीं है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ऐसा नहीं लगता है, वो कॉन्टिन्यूअस हमको लगता है, ये एकदम कॉन्टिन्यूअस रे चल रहा है, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन प्लैंक साहब जो थे वो थोड़ा सा अलग सोचते थे, है ना, प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दिया, बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं चलता है, आपका जो लाइट वेव है, वो लाइट रे है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं चलता है, वो एक पैकेट्स है, और वो पैकेट्स बहुत तेजी से पैकेट्स में ऐसे करके करके बहुत सारा पैकेट्स जो है वहां से गिर रहा है ना, बहुत सारा पैकेट्स गिर रहा है, मतलब उन्होंने बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस, क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। पिक्चर से ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब यहां से यहां डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये बीच बीच में, है ना, ये डिसकंटिन्यूअस। क्यों भाई डिसकंटिन्यूअस है, बड़ा अजीब बात है ना, डिसकंटिन्यूअस, है ना। अब अजीब लगा भाई, डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहा है, उन्होंने बोला कि नहीं, सन जो है वो पैकेट्स ऑफ लाइट में आ रहा है, ऐसे पैकेट्स बहुत सारा पैकेट्स एनर्जी का वो डाल रहा है, और इस पैकेट्स में एनर्जी है, और ये पैकेट्स बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। तो बताओ अगर बहुत सारा पैकेट्स मैं फेंकते जाऊं, ठीक है ना, अब धीरे धीरे मैं एक बॉल फेंक रहा हूं, धीरे फेंक रहा हूं, धीरे फेंक रहा हूं, ठीक है ना, धीरे फेंक रहा हूं, तुमको दिख रहा है, तुम देखोगे अच्छा एक बॉल गया, 2 बॉल गिरा, 3 बॉल गिरा, 4 बॉल गिरा, दिख रहा है। लेकिन मैं अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर बॉल में फेंकना शुरू कर दूं, तुम गिन पाओगे? तुम बोलोगे अरे सर यहां से हम बॉल छोड़े भी नहीं कि वहां गिर जाएगा, इतना स्पीड से मैं फेंक रहा हूं भाई, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से अगर मैं फेंकना शुरू कर दूं, और तुमको दिखेगा ही नहीं, तुमको दिखेगा कि बॉल गिर रहा है, लगातार बॉल गिर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली बॉल गिर रहा है। तो उसी तरह से उन्होंने बोला कि लाइट जो है, लाइट में जो एनर्जी है वो पैकेट्स में आता है, एक पैकेट में एक एनर्जी है, वैसा सब बहुत सारा पैकेट सन से निकलता है, लाइट वेव ऐसे ही ट्रेवल करता है, लेकिन वही रफ्तार बहुत ज्यादा है, इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, इसलिए हमको लगता है अच्छा ये कॉन्टिन्यूअसली लाइट आ रहा है, मतलब ये बहुत सारा पैकेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इस एक पैकेट को उन्होंने बोला, ये जो एक पैकेट है, एक इंडिविजुअल पैकेट है, ऐसा सब बहुत सारा पैकेट गिरा है, उसको उन्होंने बोला क्वांटम, क्या बोला, क्वांटम, या इसी को फोटोन बोला, क्या बोला, फोटोन, फोटोन इसी को बोलते हैं, फोटोन बोला, ये फोटोन है, एक फोटॉन्स के फॉर्म में वो पैकेट्स ऑफ लाइट में वो ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो इनका बड़ा अलग हाइपोथेसिस था, उन्होंने बोला कि लाइट ट्रेवल्स
in by light travels discontinuous or in discrete packets of energy called quantum मतलब रेडिएशन जो होता है वो डिस्क्रीट पैकेट्स, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग सब अलग अलग पैकेट्स ऑफ लाइट में वो डिसकंटिन्यूअस है, लाइट ट्रेवल्स डिसकंटिन्यूअस और इन डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम और फोटॉन्स। यही इनका हाइपोथेसिस था, ठीक है ना। फोटॉन्स के फॉर्म में वो चल रहा है और बहुत सारा फोटॉन्स निकल गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स, एस लग जाएगा, या क्वांटम नहीं बोल के क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा इज द प्लूरल फॉर्म वर्ड, है ना। तो इनका अलग तरह से सोचना था, वेव वो डिसकंटिन्यूअसली पैकेट्स ऑफ लाइट में चल रहा है। तो एनर्जी क्या होता है, तो उन्होंने एक फोटोन उठाया, एक पैकेट्स ऑफ लाइट एक फोटोन उठाया, है ना, ये एक सिंगल फोटोन है, वन फोटोन है। उन्होंने बोला कि इसका एनर्जी ई फॉर द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। ये न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर कांस्टेंट में करोगे तो क्या होगा, तो E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। अब H क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो H आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड बोलते हैं, है ना। ये इसका वैल्यू है, याद रखिएगा। तो अब बात हुई कि भाई अच्छा ठीक है, एक का तो निकल गया, अब बहुत सारा का निकल गया तो क्या होगा, तो बोले बहुत सारा है, ठीक है। मान लो अगर 2 फोटोन रहता तो क्या करते, 2 फोटोन रहता तो एनर्जी होता 2h न्यू, है ना। भाई 3 फोटोन रहता तो क्या एनर्जी होता, 3 फोटोन रहता तो एनर्जी होता 3h न्यू, है ना। अगर मान लो भाई 4 फोटोन रहता तो 4 फोटोन एनर्जी रहता तो क्या होता 4h न्यू। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास n फोटोन है, n फोटोन तो क्या होता है एनर्जी, NH न्यू, है, NH न्यू होता, NH होता ना। जहां पे n क्या है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया भाई कि E इज इक्वल टू NH न्यू होता है। अगर एक फोटोन की बात रही है तो 1h न्यू, है ना, 2 तो 2h न्यू, 3 तो 3h न्यू, है ना, ऐसे करके। तो इन्होंने तो एक बात कर दी अपनी भाई n, है ना। तो यहां से पता चल गया कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन का मतलब समझे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h न्यू, है ना, h न्यू। अब बहुत लोग बोले कि सर फ्रीक्वेंसी में ही रखिएगा, कसम थोड़ी ना खा के रखे हुए हैं कि फ्रीक्वेंसी में रखेंगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को तो अभी मैंने चेंज किया था, अभी आप लोग को पता ही है कि सर फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप लिख सकते हैं c/λ, ये तो लिख ही सकते हैं, अभी थोड़ा देर पहले तो पढ़े हैं, तो रखिए। तो जैसे ही एनर्जी में रखिएगा तो n hc/λ हो जाएगा, है ना। अब बहुत लोग h इंटू सी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों hc, तो hc 6.6 इंटू 10⁻34 तो h का वैल्यू हो गया और c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 10⁻26 जूल इंटू मीटर। ये वैल्यू याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा आपको, है ना, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा, इसलिए वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है ना, इसको याद रखना है आपको। तो ये आपका एनर्जी हो गया। तो एनर्जी का 2 फॉर्मेट आपने निकाल लिया भाई। एनर्जी जब भी मैं एक फोटोन, अभी सिंगल फोटोन की बात कर रहा हूं तो ठीक है, अगर मैं मान लो 1 मोल फोटोन की बात करता, 1 मोल फोटोन की बात करता, 1 मोल फोटोन की बात करता, तो 1 मोल फोटोन में 1 मोल में कितना Na फोटोन्स होते, तो क्या करता, एनर्जी क्या होता आपका Na इंटू एच न्यू, है ना, होता ना ऐसा, या एनर्जी क्या होता Na इंटू hc/λ, ऐसा होता। तो आपका रिजल्ट ये है कि एनर्जी इज इक्वल टू जो होता है h न्यू होता है फॉर 1 फोटोन या फिर hc/λ होता है। चलिए ये तो आपने देख लिया, ये आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो इससे रिलेट करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेंगे ताकि हम लोग को सारा कंप्लीट ही हो जाए आज, है ना। चलिए एनर्जी कंजर्वेशन करके, एनर्जी कंजर्वेशन करके कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेट करते हैं इससे, वो पूछ भी चुका है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक पाथ है, ऐसे
है ना। यहां से कोई पार्टिकल था गिरा तो उसका वेवलेंथ जो था उसके वेव का λ1, और फिर वहां पे पार्टिकल्स आया तो वहां से गिरा तो उसका वेवलेंथ, वेव का जो वेवलेंथ था वो λ2 था, ठीक है ना। एक λ1 और दूसरा λ2। तो आपसे पूछ ये रहा है कि ये जो पूरा जो इसका वेवलेंथ क्या होगा, है ना, इसका वेवलेंथ क्या होगा पूरा, ठीक है ना। पूरे वेव का एक ही बार में वेवलेंथ लगा, नहीं हम बोल रहे हैं कि नहीं डायरेक्ट यहीं से गिर जाइए तो क्या होगा, तो लैम्डा और λ1 λ2 में रिलेशन क्या होगा। तो आप मेरे को बताइए, यहां से गिरा तो कुछ एनर्जी E1 से गिरा होगा, और यहां से गिरा तो कुछ एनर्जी E2 से गिरा होगा, और यहां से गिरा तो पूरा एनर्जी E, है ना। तो मान के चलो जो आपका E दिख रहा है वो E1 प्लस E2 के बराबर होना चाहिए, ना होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से E1 प्लस E2 के बराबर होना चाहिए। तो आप बताइए एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं, और E1 को क्या लिखेंगे hc बाई λ1, और E2 को क्या लिखेंगे hc बाई λ2। चलिए भाई hc कैंसिल कर दीजिए, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई λ1 प्लस 1 बाई λ2। बहुत लोग से पूछा जाता है तो क्या कर देते हैं लैम्डा इक्वल टू λ1 प्लस λ2, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से अगर लैम्डा आप निकालिएगा तो λ1 इंटू λ2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस λ1, λ2 प्लस λ1, ये फॉर्मूला आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करेगा λ2 दे देगा, है ना, और λ1 दे देगा और पूछेगा आपसे कि लैम्डा कितना होगा, है ना, यही सब क्वेश्चन कर सकता है। ये दोनों दे देगा, पूछेगा कि बताओ वो वेव का अगर वही पाथ से गिरता पूरे पाथ में एक बार में तो वेवलेंथ कितना होता, तो ये सब क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकता है। तो ये भी रिजल्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो एनर्जी की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की थोड़ी सी, है ना। लीनियर मोमेंटम भाई, लीनियर मोमेंटम आगे बात करते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम को डायरेक्ट मोमेंटम भी बोलते हैं, डायरेक्ट मोमेंटम, क्योंकि आगे आप बोलेंगे सर लीनियर मोमेंटम को मोमेंटम बोलते हैं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो मैं अगर मोमेंटम बोलूं तो आपको लीनियर मोमेंटम ही समझना है, ठीक है, और उसको P से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिए, मैं जब भी P से डिनोट करूं कोई चीज तो इसका मतलब मोमेंटम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम आपको पता ही है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is known as linear momentum, is known as linear momentum, ठीक है। लीनियर मोमेंटम यूनिट देखना है, ऐसा यूनिट, तो बताओ मास का ऐसा यूनिट क्या होता है kg, है ना, और इसका क्या होगा भाई वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब डायमेंशन निकालना तो डायमेंशन भी फटाफट निकाल दीजिए। देखिए केजी का डायमेंशन क्या m मीटर, l और t माइनस 1, ये बड़ा आसान सा है ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोग मोमेंटम से रिलेट करते हैं, एनर्जी को रिलेट करना है मोमेंटम से, ठीक है ना। तो उसमें दो केस होता है। अब एनर्जी को रिलेट करना है मोमेंटम से तो उसमें दो केस होता है। एक तो अगर हम मोमेंटम निकालना चाहते हैं फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस एंड फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, उसके लिए निकालना चाहते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले केस 1 में मोमेंटम निकालना चाहते हैं। केस 1 जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं मोमेंटम फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए मोमेंटम में भी बहुत लोचा है, ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब जैसे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कोई, है ना, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां से एक बॉल को थ्रो किया वहां पे कुछ वेलोसिटी v से, जिसका मास m है, बॉल का मास m है, कुछ वेलोसिटी v से मैंने थ्रो किया, तो क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो बॉल यहां पे जाते ही फिर से रिटर्न हो जाएगी उसी वेलोसिटी से, है ना, रिटर्न हो गई। आपका जो बॉल है जैसे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब जैसे ही आप तुम इस पे बॉल मारोगे तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ना, उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। तो बॉल रिटर्न हो गया। आप ध्यान से देखिए, आपका जो फोर्स होता है, ठीक है ना, उसको देखना है पहले ध्यान से, और फिर हम लोग फोर्स से बात करेंगे, क्योंकि हम लोग मोमेंटम फॉर द परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस थ्रू मोमेंटम, सॉरी यहाँ पे फोर्स लिखिए, फोर्स फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस थ्रू मोमेंटम। हम लोग को फोर्स से काम है,
इससे क्या मेरा क्वेश्चन पे कुछ होगा आपके, है ना। तो देखिए V और V, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये ना होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को बोलते हैं ना। फोर्स इज इक्वल टू आप पढ़ोगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी मोशन में, न्यूटन्स लॉ में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलिए फोर्स निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां से गया ये P इनिशियल है आपका, P इनिशियल, वो M भी गया, है ना, और ये आपका P फाइनल है, आया गया तो M भी और आया तो देखो ये था x डायरेक्शन का पॉजिटिव में चल रहा है, वेलोसिटी को तुम पॉजिटिव मान रहे हो, लेकिन जब x डायरेक्शन के निगेटिव में आने शुरू हो जाएगा तो वेलोसिटी तो निगेटिव हो जाएगा ना, और निगेटिव हो जाएगा तो P फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस M भी हो जाएगा बाबू, है ना। या फिर ऐसे ही मान सकते हो, अगर मान लो ये निगेटिव जा रहा है तो ये माइनस M भी, है ना, और फाइनल में आ रहा है तो क्या होगा, अगर एक निगेटिव तो उल्टा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो P फाइनल पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। डेल्टा मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल घटा दिए, 9th क्लास याद करो। अब P फाइनल आपका कितना हुआ भाई, M भी माइनस P इनिशियल कितना हुआ, माइनस M भी डिवाइडेड बाय टाइम मान लेते हैं T लगा, कुछ T टाइम तक कांटेक्ट में था, T लगा, ठीक है। तो F आपका कितना हो जाएगा, देखो 2mv प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2mv डिवाइडेड बाई T, ये ध्यान रखिए, 2mv डिवाइडेड बाई T। तो रिफ्लेक्टिंग अगर सरफेस रहेगा तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो 2p हो जाता है, क्या होता है, 2p हो जाता है चेंज इन मोमेंटम। इसको रिजल्ट को याद रखिएगा, मैं आगे आपको बात करूंगा इस पर, अभी मैं आऊंगा। केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा कि फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस थ्रू मोमेंटम। चलो मान लो ये एब्जॉर्बिंग सरफेस होता तो क्या होता, एब्जॉर्बिंग सरफेस होता तो क्या होता, उसको हम लोग को देखना है, ठीक है। तो मान लो ये एब्जॉर्बिंग सरफेस है भाई, अब तुम मारते बॉल m और वेलोसिटी v से और ये चला जाता, है ना, ये लौट के आता ही नहीं भाई, लौट के नहीं आता। अब लौट के नहीं आता तो क्या होता आपका, लौट के नहीं आता तो क्या होता आपका, चलो ये मान लो यहाँ पे गया और इसके बाद लौट के आया ही नहीं, तो मान लो यहाँ नहीं लौट के आया, इसका मतलब क्या हुआ, आपका P फाइनल तो 0 हो गया, क्योंकि भाई वो लौट के आया ही नहीं तो फाइनल कुछ है ही नहीं, और P इनिशियल आपका क्या हो गया, M भी हो गया, है ना, M भी हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो फोर्स P फाइनल माइनस P इनिशियल और डिवाइडेड बाई T। तो P फाइनल कितना हो गया, 0 माइनस P इनिशियल कितना हो गया, माइनस M भी, सॉरी मैंने माइनस M भी लिया था यहाँ पे उसमें, तो इसमें भी ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाई T। तो फोर्स कितना हो गया आपका, M भी बाई T। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी एब्जॉर्बिंग सरफेस रहेगा तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो P ही होता है, कितना होता है, P होता है। अब आप सोचोगे सर ये मास्टरवा क्यों पढ़ा रहा है, ये सब फालतू का मोमेंटम, इसमें यूज क्या है। तो ध्यान रखिए हमको एनर्जी से उसको रिलेट करना है, एनर्जी से उसको क्या करना है, रिलेट करना है, और एनर्जी से भी रिलेट करके छोड़ना नहीं है, उसको इंटेंसिटी से भी रिलेट करना है, हमको इंटेंसिटी से भी रिलेट करना है बाबू। आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, चलिए। तो मोमेंटम का बड़ा रोल होता है एनर्जी में, तो हो सकता है कि मैं आपको एनर्जी पढ़ा के भेजूं एग्जाम में, है ना, और क्वेश्चन वहां पे मोमेंटम के थ्रू आपसे पूछ दिया जाए तो आप तो नहीं बना पाओगे, फिर मेरे को गाली दोगे कि मास्टरवा नहीं पढ़ाया था, है ना। तो इसलिए मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं और मैं आपको फिजिक्स के टीचर पे नहीं छोड़ रहा हूं कि वो पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वो सर पढ़ाएंगे ही वैसे। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अभी एक आपने पढ़ा कि सर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, लेकिन फॉर EM वेव की अगर बात करें, EM वेव की बात करें तो वेलोसिटी तो आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, v इज इक्वल टू c होता है, तो रखो, तो m इंटू सी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना भाई, m इंटू सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए P इज इक्वल टू m इंटू सी हो गया आपका, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, ये mc हो गया, ये तो सही है, ये mc क्या है, m फॉर द मास और c फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब हमको इसको थोड़ा सा सही करना है, हमको थोड़ा सा सही करना है, तो कैसे करेंगे, मोमेंटम के थ्रू हमको निकालना है एनर्जी, तो उसके लिए हम लोग करेंगे, मोमेंटम के लिए क्या करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में देखना है भाई, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो मोमेंटम की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देखना है।
तो मोमेंटम की जगह हम लोग लिख सकते हैं E बाई सी, E बाई सी। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर E बाई सी आया कहाँ से सर, E बाई सी कहाँ से आया सर, आप कैसे ले आए, अपने मन से ले आए सर, है ना, बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो याद कीजिए थोड़ा सा, फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन का एक इक्वेशन था रिलेटिविटी का, उसमें उन्होंने बोला था एनर्जी इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, mc स्क्वायर होता है। तो चलो हम भी यही किए हैं यहाँ पे, P इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे C अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया और उधर भी C मल्टीप्लाई कर दिया तो mc स्क्वायर हो गया, तो ये टर्म आपका एनर्जी के बराबर हो गया। तो आपने देखा PC आपका एनर्जी के बराबर है ये टर्म, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई सी। मैंने 2 स्टेप स्किप कर दिया था, है ना। तो ये तो आपको मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन मिल गया, P इज इक्वल टू E बाई सी। याद रखना है हमेशा, P इज इक्वल टू E बाई सी, एनर्जी डिवाइडेड बाई C, है ना, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, अगला जब आपने देख लिया कि P इज इक्वल टू E बाई सी होता है, चलिए एक और रिलेशन निकालते हैं इंटेंसिटी से, क्योंकि लाइट है तो लाइट का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी को आई से नोट करते हैं भाई। चलिए देखिए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू बाबू होता है ना, इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है पावर P डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया A, एरिया पे कितना पावर वो होता है इंटेंसिटी। अब देखो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। आप 10th क्लास में पढ़े हो बहुत बच्चे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में, एनर्जी बाय टाइम। तो चलो पावर की जगह पे E बाई टी इंटू ए लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं भाई। आप देखिए इंटेंसिटी इज इक्वल टू E बाई टी इंटू ए लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहां पे हम लोग करना चाहते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, एक एनर्जी का रिलेशन यहां भी आ गया आपका, वो क्या हो गया, I इंटू टी इंटू ए, है ना, एनर्जी का ये भी रिलेशन यहां से आ गया I इंटू टी इंटू ए। या फिर अगर बहुत लोग चाहते हैं सर कि मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि इसको मैं पावर के टर्म में लिख सकूं, तो पावर के टर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे पावर के टर्म में लिखना है तो अपने मन से यहाँ पे C मल्टीप्लाई करो, E बाई सी को ले लो, तो इंटेंसिटी के टर्म में, पावर के टर्म, मोमेंटम के टर्म में भी लिख सकते हो, है ना। तो ये टर्म है एनर्जी का, ठीक है। पावर लिखे हो तो पावर अगर क्वेश्चन में दे दो तो पावर इज इक्वल टू E बाई टी होता है, तो एनर्जी अगर निकालना है तो क्या लिख सकते हो, पावर इंटू टाइम निकाल सकते हो, है ना। तो मैंने इंटेंसिटी के टर्म में भी आपको सिखा दिया, है ना, आपको पावर के टर्म में सिखा दिया, मोमेंटम के टर्म में सिखा दिया, बहुत सारे टर्म में सिखाया आपको। चलिए देखिए थोड़ा ध्यान से, अब ये टर्म में तो सारा सीख ही लिए, ठीक है ना। एक और सीख लो, फ्रॉम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैं सारा फॉर्मूला आपको निकाल सकता हूँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, h बाई पी। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये है आपका लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो चलिए भाई बात करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, प्लैंक्स कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम, है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी आपने देखा P की जगह क्या लिख देते हैं, H, और P की जगह E बाई सी। तो यहां से E निकालोगे तो भी HC बाई लैम्डा ही आएगा। देखो ये फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके हम लोग, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेट करोगे तो भी HC बाई लैम्डा ही आएगा। एक और बच गया है, फ्रॉम वोल्टेज से भी एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना, फ्रॉम वोल्टेज। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी देता है, लेकिन वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा Q इंटू वी नॉट, चार्ज इंटू वोल्टेज। अगर चार्ज आपका E है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी नॉट हो जाएगा, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, तो आपने बहुत सारा फॉर्मूला आपने देख लिया है। कौन कौन सा फॉर्मूला देखा भाई, रिजल्ट एक बार बना लेते हैं। रिजल्ट क्या है मेरा, तो रिजल्ट बहुत सारा आ गया है बाबू। यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू, एक फोटोन की बात कर रहे हैं, और जितना फोटोन रहेगा उतना मल्टीप्लाई कर देना है। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, है ना, E बाई सी इज इक्वल टू पी, ये देख चुके हो, है ना। तो E इज इक्वल टू पी सी भी लिख सकते हैं, ये भी देख चुके हो।
एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, है ना, इंटू टाइम, ये भी लिख सकते हो बाबू, है ना। ई इज इक्वल टू लिख सकते हो पावर, पावर के टर्म में लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, पावर इंटू टाइम, ये भी लिख सकते हो, है ना। ई इज इक्वल टू लिख सकते हो चार्ज इंटू वोल्टेज, है ना, ये भी लिख सकते हो। तो अलग अलग तरह से हम लोग एनर्जी को देख लिए हैं भाई, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। ई इज इक्वल टू mc², ये भी देख चुके हो, है ना। तो सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एसआई यूनिट इसका जूल होता है, जूल, जे जूल, है ना। एसआई यूनिट का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना, जूल। एसआई यूनिट तो देख लिए, लेकिन जूल से ही काम नहीं चलेगा सिर्फ, ठीक है ना। 1 अर्ज, अर्ज भी इसका यूनिट होता है, ठीक है ना, अर्ज ये होता है 10⁻⁷ जूल। एक कैलोरी वो होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल के बराबर होता है ना, ध्यान रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। ये भी याद रखने लायक है बात, आपको सब याद रहना चाहिए, तभी काम चलेगा आपका, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे यूज होगा मैं तो कल बात करूंगा उस पर, ठीक है। तो देखिए आपने वेव का सारा प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर दिया हूं, ठीक है। अब इसको खुद से लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ये चीज नहीं है। मैंने बोर्ड पे लिख दिया, सिर्फ मेरा है, अभी मेरा है। आपका तभी होगा जब आप उसको खुद से लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, डिराइव करोगे इक्वेशंस को, तब वो आपका होगा। और कल मतलब कि यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये आपका लेक्चर 7 था, लेक्चर 8 क्वेश्चन होगा, और लेक्चर 9 में जाके मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, आपका यूवी रे, विजिबल रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, है ना, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इंफ्रारेड रे के बारे में, ठीक है ना। फिर मैं स्कैटरिंग बताऊंगा, सूरज इतना देर पहले क्यों आ जाता है, 8 मिनट देरी से क्यों आता है, 8 मिनट पहले डूब क्यों जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बारे में कुछ फेनोमेनन जो दुनिया में चल रही है उसके बारे में भी देखेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, सीवी रमन को नोबेल प्राइज क्यों मिला उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो लेक्चर 9 में ये सब करेंगे। लेक्चर 8 आपका प्रॉब्लम, इस पे जितना प्रॉब्लम पूछा जाता है मैं सारा करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो लेक्चर 9 में ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लेक्चर 10 से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे देखेंगे, क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मैं बहुत भास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ना है आपको। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।